आपका हमारे इंटर ऑडिट प्रोग्राम में फिर से स्वागत है, जो है ISO 9001:2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारा ये 15th चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं ऑडिट के मेथड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम ऑडिट्स के मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑडिट्स के कई मेथड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑन साइट ऑडिट। तो इस ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है या कलेक्ट करता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, ऑडिट के स्कोप के रिगार्डिंग और ऑडिट के क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। लेकिन जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑडिट की पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर करता है। मींस वो ऑडिट की लोकेशन के ऊपर फिजिकली प्रेजेंट होता है और ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑडिट की साइट है वहां पर ऑडिटर जाता है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑन साइट ऑडिट में। लेकिन जो रिमोट ऑडिट होती है उसके अंदर जो ऑडिटर है वो इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, ऑडिट स्कोप के रिगार्डिंग और ऑडिट क्राइटेरिया रिगार्डिंग। लेकिन जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो लोकेशन होती है वो ऑडिट की लोकेशन नहीं होती, या फिर हम कहें साइट के ऊपर फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, ऑडिट स्कोप के रिगार्डिंग और ऑडिट क्राइटेरिया रिगार्डिंग रिमोट ऑडिट के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन ऑडिट के बारे में। तो इस ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होता है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, ऑडिट स्कोप के रिगार्डिंग और ऑडिट क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है वो डायरेक्टली ऑडिटी के थ्रू होती है। ऑडिटी के थ्रू जैसे कि इंटरव्यू से। तो इस तरह से जो ऑडिट होती है उसे हम ह्यूमन इंटरेक्शन ऑडिट कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है नो ह्यूमन इंटरेक्शन ऑडिट। तो इस ऑडिट के रिगार्डिंग जो ऑडिटर होता है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग, ऑडिट स्कोप के रिगार्डिंग और ऑडिट क्राइटेरिया रिगार्डिंग। लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है ये किसी ऐसे सोर्स से होती है जो कि ऑडिटी नहीं होता। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर जो ये इंफॉर्मेशन है ये ऑडिटर गैदर करता है डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करने के बाद, या फिर ह्यूमन बिहेवियर या इक्विपमेंट को ऑब्जर्वेशन करने के बाद, अगर वो जो ऑडिटर है इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है तो उस ऑडिट को हम नो ह्यूमन इंटरेक्शन ऑडिट कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑन साइट असेसमेंट के बारे में कि ऑन साइट असेसमेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो ये ऑन साइट ऑडिट होती है इसके अंदर टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है ओपनिंग मीटिंग, दूसरी स्टेज होती है ऑडिट, थर्ड होती है एवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट, और जो फोर्थ और जो लास्ट हम अगर कहें तो वो होती है क्लोजिंग मीटिंग। तो यहां पर टोटल 4 स्टेजेस होती है। तो चलिए हम एक एक करके सभी स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज आती है वो आती है ओपनिंग मीटिंग। तो ये जो ओपनिंग मीटिंग होती है इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो ऑडिट टीम होती है वो इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को कंपनी मैनेजमेंट के सामने, और सेम मैनेजमेंट को भी कहती है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे ऑडिटर्स को या ऑडिट टीम को, जिससे कि जो ऑडिट का प्रोसेस है वो अच्छे से स्टार्ट हो सके और मेंटेन हो सके। तो ये पर्पस होता है ओपनिंग मीटिंग का। अब आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो कि डिस्कस करनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग मीटिंग में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो ओपनिंग मीटिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। ये इंट्रोडक्शन ऑडिट टीम भी करती है और जो ऑडिटी है वो भी करते हैं। उसके बाद जो ऑडिटर होता है वो कंफर्म करता है सर्टिफिकेशन का स्कोप,
उसके बाद वो ऑडिट प्लान के बारे में भी डिस्कस करता है ओपनिंग मीटिंग के अंदर। फिर वो कम्युनिकेशन चैनल के बारे में भी यहाँ पे बताता है। फिर वो बताता है कि कौन कौन सी रिसोर्स या फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी ऑडिटर को ऑडिट करते समय। फिर वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में भी बात करता है कि जो भी हम ऑडिट के अंदर करेंगे वो सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होगा। उसके बाद वो वर्क सेफ्टी और प्रोसीजर के बारे में भी बात करता है जो उसको फॉलो करना होगा ऑडिट करते समय। तो वो जनरली ऑडिटी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने कंपनी के अंदर जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर्स हैं, उसके बारे में ऑडिटर को बता दें, जिससे कि जो ऑडिटर है वो ऑडिट करते समय उन चीजों का ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट आता है वो गाइड और ऑब्जर्वर के बारे में भी बात करता है ओपनिंग मीटिंग के अंदर, और रिक्वेस्ट करता है ऑडिटी को कि वो किसी को प्रोवाइड करे एज ए गाइड। इसमें फर्दर जो ऑडिटर है वो ये बताता है कि उसका रिपोर्टिंग मेथड कैसा होने वाला है। उसके बाद वो ये बताता है कि कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है जहां पे जो ऑडिटर है ऑडिट को टर्मिनेट कर सकता है खत्म होने से पहले। फिर वो ऑडिट का प्लान जो ऑडिट के ट्रायल्स है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ऑडिटर। उसके बाद वो स्टेटस के बारे में भी बताता है कि पिछली जो ऑडिट हुई थी उस ऑडिट का क्या स्टेटस रहा क्लोजर का। उसके बाद जो ऑडिट होती है वो सैंपलिंग बेस पे करता है ऑडिटर, तो वो ये चीजें इंफॉर्म करता है ओपनिंग मीटिंग में कि जो ऑडिट हम करेंगे वो सैंपलिंग बेस पे करेंगे। फिर वो लैंग्वेज के बारे में बताएगा कि कौन सी लैंग्वेज वो यूज करेगा ऑडिट के अंदर। उसके बाद वो जो क्लाइंट को ऑडिट प्रोग्रेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी देगा समय समय पर, वो भी वो ओपनिंग मीटिंग के अंदर डिस्कस करेगा। उसके बाद वो क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने के लिए भी कहेगा कि अगर उसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं ऑडिट टीम से तो वो पूछ सकते हैं। तो ये सब कंटेंट्स हैं जो कि ओपनिंग मीटिंग में ऑडिटर बताता है, ऑडिटी के सामने बातें रखता है और ये सब चीजें कवर करना होता है। तो यहां पर ऑन साइट असेसमेंट के अंदर जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है ऑडिट। तो यहां पे जो काम होता है ऑडिटर का वो होता है इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना और वेरीफाई करना। तो इस स्टेज के अंदर जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट का स्कोप और ऑडिट का क्राइटेरिया के रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है ऑडिटी के तरफ से। उसके बाद वो ये देखता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो वो वेरीफाई करके एविडेंस के बेस पे वो रख सकता है और उसे ऑडिट एविडेंस बना सकता है। फिर वो ऑडिट एविडेंस को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑब्जर्वेशंस को वो देगा। अब अगर यहाँ पे ऑडिटी के पास अगर ऑडिटर को कोई एविडेंस ऐसे नहीं मिलते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उस समय में वो अपने दूसरे जो मेथड है ऑडिटर वो यूज कर सकता है एविडेंस को बनाने के लिए। तो ये सब चीजें वो जो ऑडिटर है ऑडिट के अंदर करता है। इसमें जो मेन काम होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और वेरीफाई करना। अब फर्दर इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो ये ऑडिट के अंदर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और वेरीफाई करता है ऑडिटर, तो इसको करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है इसके अंदर जो ऑडिटर है वो ऑडिटी का इंटरव्यू लेता है या ऑडिटी का इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अब ऑडिटी के इंटरव्यू लेते समय या फिर जो उसके रेस्पेक्टेड कंसर्न पर्सन जो है उसका इंटरव्यू लेते समय कुछ चीजों का जो ध्यान है वो ऑडिटर को रखना पड़ता है। जैसा कि सबसे पहले ये है कि जो ऑडिटर है उसको जो इंटरव्यू लेना होता है ऑडिटी का वो वर्किंग आवर के अंदर ही लेना होता है। उसके बाद जो ऑडिटर है वो ऑडिटी को इंटरव्यू लेने से पहले उसका रीजन उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद ही वो ऑडिटी का इंटरव्यू ले सकता है। अब इसमें फर्दर यहाँ पे इंटरव्यू के रिगार्डिंग बात की गई है कि जो इंटरव्यू में
स्टार्ट करने से पहले जो ऑडिटर है उसको पूछना होता है ऑडिटी से, या पूछ सकता है कि वो क्या काम कर रहा है, और उसके बाद उसको कुछ क्वेश्चंस सेलेक्टेड करने होते हैं और वो पूछने होते हैं ऑडिटी को। और वो जो क्वेश्चंस जो पूछने होते हैं ऑडिटी को, वो उस पर डिपेंड करता है कि उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं या फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड और लीडिंग क्वेश्चन, इन तीनों में से किसी भी तरह के क्वेश्चन जो ऑडिटर है वो ऑडिटी से पूछ सकता है। तो ये सब रूल होते हैं जो कि इंटरव्यू में ध्यान रखने होते हैं ऑडिटर को ऑडिटी का लेते समय। अब फर्दर यहां पे इंटरव्यू लेते समय जो ऑडिटर होता है वो लास्ट में ऑडिटी को जो भी समराइज उसने किया है या जो भी उसने नोटिस किया है वो सब चीजें इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑडिटी को, कि उसने इंटरव्यू लेने के बाद ये आउटपुट या ये फिर ये समराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट की है। वो सब चीजें जो ऑडिटर होता है उसको ऑडिटी को बताना होता है। उसके बाद फर्दर जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो उस समय जो ऑडिटर है उसको थैंकफुल होना चाहिए या थैंक यू बोलना चाहिए उस पर्सन को जो कि उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेशन की है जिसने, या फिर उसके पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन के लिए जो ऑडिटर होता है उसको थैंक यू बोलना होता है या थैंक यू बोलना चाहिए ऑडिटी को, जिससे कि जो ऑडिट का प्रोसेस है वो कंप्लीट वे में खत्म हो जाए वो इंटरव्यू का। अब जैसे कि अभी हमने बात कर रहे थे कि वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है या ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसका जो आंसर होता है वो हमेशा यस या नो में निकलता है। कि सपोज जो ऑडिटर है उसने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे तो उसका जो आंसर है वो आंसर ऑडिटी जो देगा वो यस या नो में दे सकता है। लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर यस या नो में खत्म नहीं होता, तो इसलिए जो ऑडिटी होता है वो जो आंसर देगा उस आंसर में से भी फर्दर क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन में और ओपन एंडेड क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट आता है ऑडिट के मेथड में, ऑडिट के अंदर ही वो होता है ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे जो ऑडिटर होता है वो फिजिकली या फिर वर्चुअली अपने आंखों से जो एविडेंस है या जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है। अब नेक्स्ट इसमें फर्दर आता है ऑडिट के अंदर ही जो नेक्स्ट मेथड जो फॉलो कर सकता है ऑडिटर वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना। तो यहां पे जो ऑडिटर है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कलेक्ट करता है और इवेल्युएट करता है ऑडिट के क्राइटेरिया के अगेंस्ट में। तो ये मेथड है ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर फॉलो कर सकता है। चलिए इसी प्रोसेस स्टेप नंबर 2 को फर्दर यहां पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस फ्लो है जो कि इस प्रोसेस स्टेप के अंदर होता है। तो यहां पे एक ऑडिटी होता है, उसके बाद उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो जिसे हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर होता है वो कलेक्ट करता है सैंपलिंग वे में। अब यहां से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ऑडिटर ने उसको वो ऑडिट का एविडेंस बनाता है। तो ये एक प्रोसेस फ्लो हो गया ऑडिट का। इसमें फर्दर इस प्रोसेस फ्लो में हम बात कर लेते हैं। अब जो वहां पे ऑडिट का एविडेंस ऑडिटर ने बनाया है तो उसको इवेल्युएट करना होता है ऑडिटर को ऑडिट के क्राइटेरिया के बेस पे। अब जब वो इवेल्युएशन करता है ऑडिटर तो वहां से ऑडिट की फाइंडिंग्स निकल के आती है। अब जो फाइंडिंग्स निकल के आती है उसको फिर रिव्यू करना होता है कि वो क्या जो फाइंडिंग्स है वो एज पर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहां से जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है ऑडिट का कंक्लूजन। तो ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो है ऑडिट का जो कि ऑडिट और ऑडिटी को फॉलो करना पड़ता है।
चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप पे चलते हैं, जो है एवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन। अब यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑडिट क्या होती है। तो ऑडिट एक सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जहां पे जो ऑडिटर है वो ऑडिट के एविडेंस को कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको इवेल्युएट करता है कि वो किस लेवल तक वो ऑडिट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, और उसके बेस पे ऑडिट की फाइंडिंग्स निकल के आती है। अब फर्दर यहाँ पे ऑडिट के फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑडिट की फाइंडिंग होती है वो एक तरह से इवेल्युएशन का रिजल्ट होता है, जो कि उसने ऑडिट एविडेंस के रूप में उसने कलेक्ट किया था। मींस जो ऑडिट के क्राइटेरिया के बेस पे जो ऑडिट का एविडेंस कलेक्ट किया था ऑडिटर ने, उसके इवेल्युएशन करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसे हम ऑडिट का फाइंडिंग्स कहते हैं। अब जो ये ऑडिट की फाइंडिंग्स होती है ये कंफर्मिटी भी हो सकती है और नॉन कंफर्मिटी भी हो सकती है। इनको हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो कंफर्मिटी होती है इसका मतलब होता है कि अगर जो ऑडिट की फाइंडिंग्स है वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है तो उसे हम कंफर्मिटी का नाम देंगे, और अगर जो ऑडिट की फाइंडिंग्स है वो अगर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही तो उसे हम नॉन कंफर्मिटी का नाम देंगे। अब फर्दर यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी की हम बात कर रहे हैं ये मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ, लेकिन अगर हम लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो जो कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी का वर्ड है उसको हमें रिप्लेस करना होगा, और नॉर्मली रिप्लेस कर देते हैं दो डिफरेंट वर्ड से, जो है कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस। तो ये हो गया हमारे कंफर्मिटी और नॉन कंफर्मिटी के रिगार्डिंग। अब फर्दर डिस्कस करते हैं कि मेजर नॉन कंफर्मिटी कौन सी होती है, या फिर यह कहें कि जो ऑडिटर होता है वो किस केस में मेजर नॉन कंफर्मिटी दे सकता है। अब इसमें सबसे पहले आता है कि अगर कोई जो इंडस्ट्री है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर किसी क्लोज की रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं कर रही तो उस रिक्वायरमेंट को एक तरह से मेजर नॉन कंफर्मिटी के लिए ध्यान में रखा जाएगा। अब जो नेक्स्ट आता है कि अगर क्लोज की रिक्वायरमेंट तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने कंसीडर किया हुआ है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उसने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ अपने सिस्टम में, तो इस कंडीशन में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेजर नॉन कंफर्मिटी मिल सकती है। इसमें फर्दर अगर हम बात करें कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लोज के अंदर बहुत सारी नॉन कंफर्मिटी है तो उन नॉन कंफर्मिटी को हम कंसीडर करते हुए एक मेजर नॉन कंफर्मिटी दे सकते हैं। अब ये जो नॉन कंफर्मिटी है वो नॉन कंफर्मिटी का जो इफेक्ट है वो क्यूएमएस को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, या हम ये कहें कि क्यूएमएस को किस तरह से इफेक्टिवनेस को वो इंपैक्ट कर रहा है, तो उसके बेस पे भी जो नॉन कंफर्मिटी है उसको मेजर नॉन कंफर्मिटी दे सकते हैं कि अगर जो ऑडिट की फाइंडिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन की क्यूएमएस की जो इफेक्टिवनेस है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है तो वो मेजर नॉन कंफर्मिटी हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे अगर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसीडर नहीं कर रही या उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही तो उस कंडीशन में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेजर नॉन कंफर्मिटी मिल सकती है। चलिए हम फर्दर डिस्कस करते हैं माइनर नॉन कंफर्मिटी के बारे में कि माइनर नॉन कंफर्मिटी कब मिल सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अगर वो अपने क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट या फिर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, मींस ऑर्गेनाइजेशन में किसी जगह किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको माइनर नॉन कंफर्मिटी मिल सकती है। अब फर्दर
यहाँ पे अगर कोई सिंगल कोई केस है जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहा, मींस एक सिंगल केस है, तो उस कंडीशन में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको माइनर नॉन कन्फर्मिटी मिल सकती है। चलिए हम ऑडिट के मेथड्स को एक बार कंप्लीटली एक प्रोसेस फ्लो में देख लेते हैं कि जो ऑडिट होती है वहां पे ऑडिट के अंदर ऑडिट का एविडेंस कलेक्ट करता है ऑडिटर, उसको वो चेक करता है ऑडिट के क्राइटेरिया के बेस पे, उसके बाद वो जजमेंट लेता है और अपनी फाइंडिंग्स देता है कि वो कंफर्मिटी है या नॉन कंफर्मिटी है। अगर नॉन कंफर्मिटी निकल के आती है तो जो ऑडिटर है वो ये देखता है कि मेजर नॉन कंफर्मिटी है या माइनर नॉन कंफर्मिटी है। तो ये एक तरह से कंप्लीट जो स्टेप नंबर 3 है हमारा उसका एक प्रोसेस फ्लो है। तो चलिए ऑन साइट असेसमेंट का जो लास्ट हमारा प्रोसेस है क्लोजिंग मीटिंग, उसको हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये क्लोजिंग मीटिंग होती है ये मेनली एक कम्युनिकेशन के लिए होती है जो कि जो ऑडिट टीम है कंपनी के मैनेजमेंट को देती है कि उसका ऑडिट करने के बाद जो रिजल्ट है वो क्या रहा। वो एक तरह से वो कंक्लूड करती है एक समरी बेस में और वहां पे इस समरी के अंदर जो ऑडिट की फाइंडिंग्स है उसके बारे में वो ऑडिट की मैनेजमेंट को बताती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि ऑडिटर को या ऑडिट टीम को क्लोजिंग मीटिंग में ध्यान में रखना चाहिए और क्लोजिंग मीटिंग के अंदर उसको कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार क्लोजिंग मीटिंग में कुछ बंदे एक्स्ट्रा होते हैं या नए बंदे होते हैं जिन्होंने ओपनिंग मीटिंग अटेंड नहीं की, तो उस कंडीशन में भी जो ऑडिटर होता है या ऑडिट टीम होती है वो इंट्रोडक्शन देती है अपनी टीम की मैनेजमेंट को। जो नेक्स्ट होता है वो होता है रिकॉर्ड ऑफ अटेंडी। यहाँ पे जो ऑडिटर या ऑडिट की टीम है वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखती है अपने पास। उसके बाद वो यहाँ पे पर्पस ऑफ मीटिंग के बारे में बताना होता है ऑडिटर को, उस मैनेजमेंट टीम को, कि जो ये क्लोजिंग मीटिंग कर रही है जो ऑडिट टीम उसका पर्पस क्या है। उसके बाद जो ऑडिट टीम है उसे कोऑपरेशन के रिगार्डिंग थैंक्स भी बोलना होता है मैनेजमेंट को और बताना होता है कि आपने हमें कोऑपरेट किया इसके लिए धन्यवाद। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि क्लोजिंग मीटिंग में ध्यान में रखनी होती है ऑडिटर को इस क्लोजिंग मीटिंग को करते समय। इसमें फर्दर यहां पे कुछ रिक्वायरमेंट्स और है कि यहाँ पे ऑडिट की ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप को भी यहाँ पे डिफाइन करना होता है और कंफर्म करना होता है ऑडिटी की टीम से कि ये जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप उन्हें डिफाइन किया है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो ऑडिट की लिमिटेशंस थी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑडिट टीम को, अब जो कंपनी होती है उसकी मैनेजमेंट को, कि क्या क्या लिमिटेशंस थी जो ऑडिट के अंदर उसने अपने लिए देखी। इसके अलावा वो ये बताती है कि वो जो ऑडिट की है वो एवरेज बेस्ड ऑडिट की है और सैम्पलिंग बेस पे ऑडिट की है, मीन्स उसने ऑडिट के अंदर 100% चीजें वेरीफाई नहीं की। इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ऑडिट टीम को देनी होती है उस ऑडिटी की टीम को। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है समरी। यहाँ पे एक तरह से समरी देनी होती है, एक तरह से हम ये कहें तो नॉन कंफर्मिटी या इसके बारे में बताना होता है या फाइंडिंग्स के बारे में बताना होता है ऑडिट टीम को, टीम मैनेजमेंट को, कि ये जो ऑडिट है उसकी समरी है। उसके बाद अगर कोई नॉन कंफर्मिटी है तो उसकी रिपोर्ट के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि कुछ नॉन कंफर्मिटी है, कौन कौन सी नॉन कंफर्मिटी है। ये जो रिपोर्ट, अगर जब नॉन कंफर्मिटी की रिपोर्ट जो ऑडिट टीम को मिल जाएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है उसको, ये सब चीजों के बारे में जो ऑडिटी है उसको इंफॉर्मेशन मिलती है ऑडिटर के द्वारा। उसके बाद जो ऑडिटर है उसको यह बताना होता है कि करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है, फॉलो अप मैकेनिज्म के बारे में जो ऑडिटर है वो बताता है ऑडिट टीम को।
तो ये सब चीजें हैं जो कि कंसीडर करनी है क्लोजिंग मीटिंग के अंदर। अब फर्दर यहाँ पे जो ऑडिटर है या ऑडिट टीम है वो ये बताती है ऑडिटी को कि अगर कुछ कंप्लेंट है ऑडिटी की या कोई अपील है तो उसके रिगार्डिंग भी वो पूछता है ऑडिटी से, जिससे कि वो उस चीज को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर सके। अब फर्दर यहाँ पे जो ऑडिटर है या फिर ऑडिट टीम है वो ऑडिटी से क्वेश्चन पूछने के लिए क्या कहती है कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग या फिर ऑडिट के रिगार्डिंग तो वो पूछ सकती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि ऑडिटर ऑडिटी को बताता है। तो चलिए हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि हमने इस चैप्टर को बनाने के लिए ISO 9001, ISO 9000, ISO 19011 और इंटरनेट इनकी सहायता ली। धन्यवाद।